हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे दो टॉपिक और बचे हैं अभी इनके पैरामीटर्स में, वो है आपका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड वोल्टेज रेगुलेशन। तो आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। फिर हम एक कंपैरिजन चार्ट पढ़ेंगे बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। और लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का, ताकि हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाए कि ये जो भी पैरामीटर्स हम पढ़ रहे हैं उनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इन फुल वेव रेक्टिफायर, द सेकेंडरी करंट फ्लोज थ्रू ईच हाफ separately in every half cycle. The primary of transformer carries current continuously. TUF is calculated for primary and secondary winding separately and then the average TUF is calculated. तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ओके, तो चलिए मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए ये लाइन जो है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर द सेकेंडरी करंट फ्लोज थ्रू ईच हाफ सेपरेटली इन एवरी हाफ साइकिल एंड द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर कैरीज करंट कंटिन्यूअसली। तो देखिए ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। ओके, और ये जो सप्लाई आ रही है आपकी, तो अब इसमें क्या है कि जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूअसली साइन वेव फॉर्म में हो रहा है, इस तरीके से कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। बट अगर आप सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव साइकिल इस तरीके से, यहाँ पर ये नेगेटिव साइकिल इस तरीके से। क्लियर? तो अलग अलग तरीके से। तो द सेकेंडरी करंट फ्लोज थ्रू ईच हाफ सेपरेटली इन एवरी हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अलग करंट फ्लो हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल के देखिए यहाँ ये डायरेक्शन, इधर से करंट ऐसे गया, ये इधर से फ्लो हो रहा है। तो ये दो डिफरेंट हाफ साइकिल्स बन रही हैं जो हमें आउटपुट मिलता है। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल ये हुई, दूसरी हाफ साइकिल ये बनी, फिर ऐसे इस टाइप से हाफ साइकिल्स बनती रहती हैं। क्लियर? हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइमरी वाइंडिंग का, मतलब जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है उसका अलग निकालते हैं TUF, सेकेंडरी वाइंडिंग का TUF अलग निकालते हैं और उसके बाद उन दोनों का एवरेज कर लेते हैं। ओके, सो आई होप ये पॉइंट समझ में आया आपको। मैंने आपसे ये कहा कि AC जो आपकी ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आ रही है इनपुट में, वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो वो प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है। लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहां पर आपको दो अलग अलग साइकिल्स की फॉर्म में आउटपुट्स मिल रहे हैं, और वो भी पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ इस टाइप से करके मिल रहे हैं। मिल कंटिन्यूस रहे हैं बट सेपरेटली मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए प्राइमरी का अलग कैलकुलेट करते हैं, सेकेंडरी का अलग कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उनका एवरेज ले लेते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या कहता है कि लोड पे कितनी टीसी पावर गई डिवाइडेड बाय द पावर रेटिंग ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। मींस ये जो एसी सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो सिग्नल है आपका, एसी सप्लाई जो है वो, और ऊपर आपका क्या होता है जो भी पावर आपने लोड में डिस्ट्रीब्यूट की। क्लियर? नाउ अब आईडीसी स्क्वायर इंटू आरएल आपकी डीसी पावर हो जाएगी, एंड एसी पावर क्या होगी आपकी वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस। हम पहले पढ़ चुके हैं अभी यहाँ पे। तो आईडीसी की वैल्यू सिंपली आप यहाँ रख सकते हैं 2IM अपॉन पाई, कैलकुलेट किया आपने, स्क्वायर इंटू आरएल डिवाइड बाय। अब देखिए क्या है कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आईआरएमएस की वैल्यू क्या आई थी, IM अपॉन रूट टू, और वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, वीएम अपॉन रूट टू। क्लियर? तो Vm अपॉन रूट टू एंड Im अपॉन रूट टू। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए RMS की वैल्यू कितनी होती है, Im अपॉन टू। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 अपॉन पाई स्क्वायर मीन्स 0.812। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग कितना आया आपका, 0.812। क्लियर? अब प्राइमरी वाइंडिंग है क्या? प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब ये है कि so primary winding of transformer is feeding two half-wave rectifiers separately. These two half-wave rectifiers work independently of each other but feed to a common load. अब ये जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए आपने जो TUF कैलकुलेट किया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में हो क्या रहा है कि दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स काम कर रहे हैं। क्लियर? यानी कि इस प्राइमरी वाइंडिंग के वजह से, मतलब
जो भी आप फीड कर रहे हैं, इसकी हेल्प से 2 हाफ वेव रेक्टिफायर काम कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग का TUF ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के TUF से। मींस अगर हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की बात करें, सेंटर टेप रेक्टिफायर की, सॉरी, तो देखिए क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस RL है, यहाँ पे ये कनेक्शन, क्लियर। तो देखिए क्या हो रहा है, जब प्राइमरी वाइंडिंग का सिग्नल आपका आ रहा है, ये साइन वेव आई, तो पॉजिटिव साइन के लिए क्या हुआ, पॉजिटिव साइन के लिए ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। तो यानी कि ये सर्किट काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप इस फिगर से समझ सकते हैं, तो क्या हुआ, देखिए ये ऑफ हो गया, ये ऑन है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, डायोड और सीरीज में रेजिस्टेंस, तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर ये बन रहा है। जब नेगेटिव साइकिल आ रही है, तो ऊपर वाला डायोड काम कर रहा है, ये डायोड काम नहीं कर रहा है, तो ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया। तो इसका मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग है, वो 2 हाफ वेव रेक्टिफायर्स को रन कर रहा है अपनी पूरी साइकिल में। पॉइंट समझ में आया, ये पूरी साइकिल में, ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल, तो इस पूरी साइकिल में ये 2 हाफ वेव रेक्टिफायर्स को रन कर रहा है अलग अलग सेपरेटली। तो हम क्या करेंगे, हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का जो भी TUF है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। तो वो किसका TUF दे देगा हमें, प्राइमरी वाइंडिंग का। So TUF for primary winding can be calculated as twice the TUF of half wave circuit। और हमने हाफ वेव सर्किट का कैलकुलेट किया था, तो वो कितना था, 0.287, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 0.574। तो देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग का TUF कैलकुलेट किया, वो आया 0.812, प्राइमरी वाइंडिंग का कैलकुलेट किया, वो आया 0.574। तो फुल वेव रेक्टिफायर का कैसे करेंगे, हम एवरेज निकाल के, प्राइमरी का TUF सेकेंडरी का TUF डिवाइड बाय 2, and that is 0.754 plus 0.812 divided by 2, that is 0.693। क्लियर, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और आपको समझाता हूं, जब मैं सेकेंडरी की बात कर रहा हूं, तो सेकेंडरी केस में ये डीसी लोड पे जो पावर आई डिवाइड बाय AC पावर, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली आप कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग इस पॉजिटिव के लिए भी यहाँ पे करंट दे रहा है आउटपुट में, और दूसरी नेगेटिव के लिए भी आउटपुट दे रहा है, क्लियर। तो ये कंटिन्यूस है, तो आपने क्या किया, IDC² इंटू RL डिवाइड बाई VRMS इंटू IRMS, ये वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ गया। अगर प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें, तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल के लिए एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिव साइकिल में फिर हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो पूरी साइकिल की अगर हम बात करें, तो अगर हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर के ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें प्राइमरी वाइंडिंग के लिए TUF मिल जाएगा, और देन हम दोनों का क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली डिफाइंड होता है, वोल्टेज एट, मतलब DC वोल्टेज विद नो लोड माइनस, सॉरी, DC voltage at full load divided by DC voltage at full load. So the voltage regulation is the factor that defines the change in DC output voltage as load changes from no load to full load condition। तो आपने आउटपुट पे जब कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया है, और जब आपने फुल लोड अप्लाई कर रखा है, ओके, सो नो लोड पे आपको क्या वोल्टेज मिल रही है आउटपुट पे, और फुल लोड पे क्या वोल्टेज मिल रही है आउटपुट पे। सो नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड इज द वोल्टेज रेगुलेशन, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ कंपैरिजन चार्ट एक बना रखा है हमने,
हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर्स में। तो ये इनके सर्किट डायग्राम है जो मैंने आपसे कहा है कि आपको याद करने हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज बेसिकली सिंपल द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड रेसिस्टर आरएल सीरीज रेजिस्टेंस। सेंटर टैप में दो डायोड्स आएंगे D1 एंड D2 और वो कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होंगे और आपको लोड रेजिस्टेंस के थ्रू वायर को सेकेंडरी वाइंडिंग में सेंट्रली टेप करना होगा। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के केस में आपके 4 डायोड्स आएंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको याद करना होगा। क्लियर कि आमने सामने के डायोड्स की डायरेक्शन सेम है। पॉजिटिव साइकिल के लिए कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन से डायोड रिवर्स बायस होंगे, ये आप सर्किट याद करेंगे। नंबर ऑफ डायोड्स की बात की जाए तो हाफ वेव में 1, फुल सेंटर टेप में 2 और ब्रिज में 4 होते हैं। एवरेज करंट की बात अगर करें तो हाफ वेव के केस में Im/पाई है और फुल वेव रेक्टिफायर के केस में 2Im/पाई। ऐसे ही डीसी वोल्टेज यानी एवरेज वोल्टेज की अगर हम बात करें तो Vm/पाई और फुल वेव के केस में 2Vm/पाई है। RMS current for half wave rectifier is Im/2 and for full wave it is Im/√2 and Im/√2. क्लियर? नाउ अगर डीसी पावर की बात करें सो Im स्क्वायर RL/पाई स्क्वायर, ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको याद करना है ये इन फॉर्मूलेस को। फॉर फुल वेव इट इज 4/पाई स्क्वायर Im स्क्वायर इंटू RL। ओके, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर AC it is Im square/4 and for full wave rectifier for center tape and bridge it is Im square by 2। रेक्टिफायर efficiency की अगर हम बात करें तो 40.6% is for half wave and 81.2% for full wave rectifier। Ripple factor it is 1.21 for half wave and 0.482 for full wave rectifier। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एग्जाम में इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल आपको एक करके बताया। ऐसे ही फुल वेव रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल अभी हम करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको समझाए, पैरामीटर्स IRMS, PDC, PAC, VDC, रेक्टिफायर एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, ये आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए, तो अब हम फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज फेड फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर हैविंग अ सेंटर टेप सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर सेंटर टेप रेक्टिफायर की बात हो रही है। द RMS voltage from either end of secondary to center tape is 30 volt। ठीक है, if diode forward resistance is 2 ohm and that of the half secondary is 8 ohm for a load of 1 kilo ohm, calculate the power delivered to the load, percentage of regulation means voltage regulation at full load, efficiency of rectification means rectifier efficiency बतानी है आपको, and the transformer utilization factor of secondary winding। ये 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो आप खुद कोशिश करिए, इस न्यूमेरिकल को नोट करिए आप, और जो भी फॉर्मूले आपने याद किए हैं उनको कोशिश करिए यहाँ पुट करने की। क्लियर? और नहीं तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और फिर एक बार कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। चलिए, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है दैट इज RMS वोल्टेज, वो है आपकी 30 वोल्ट। डायोड का रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है। सोर्स रेजिस्टेंस मीन सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है आपका, उसका रेजिस्टेंस 8 ओम गिवन है और जो लोड रेजिस्टेंस है दैट इज 1 किलो ओम। तो अगेन देखिए 1 किलो ओम के रेस्पेक्ट में 1 के ओम के रेस्पेक्ट में आपका ये जो RF और RS का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लो है। ओके, नाउ VRMS आपको गिवन है तो VM आप निकालेंगे मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS। अभी हमने सॉल्व किया था, फॉर्मूला ड्राइव किया था ये।
तो √2 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 42.426 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो आपको मिल रही है दैट इज 42.42 वोल्ट। मैक्सिमम करंट निकाल लेंगे हम, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज RF प्लस RS प्लस RL। So 30 into root 2 divided by 2 plus 8 plus 1000, that is equal to 42 milliampere. Okay, so it is 42 milliampere. Now average current यानी IDC, IDC की वैल्यू है आपकी 2Im अपॉन पाई फॉर्मूला। सो Im आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो 42 को आप यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 26.74 मिलियम्पियर। तो देखिए कितने सिंपली, अगर आपको फॉर्मूले याद है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपके आ जाएंगे। और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ पावर डिलीवर्ड टू द लोड, सिंपली IDC स्क्वायर इनटू RL। IDC आपने कैलकुलेट कर लिया 26.74 मिली एम्पियर, यहाँ पुट कर दीजिए, 1 किलो ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है आपका 0.715 वॉट। ओके, नाउ एवरेज वोल्टेज फॉर नो लोड, it is 2 Vm upon pi, so it is 2 upon pi into 30 into root 2, 27 volt। और अगर फुल लोड की बात करें हम, तो दैट इज जो भी डीसी करंट है उस लोड के अक्रॉस मल्टीप्लाई बाय दैट लोड रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये देखिए, जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये डायोड है और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था। क्लियर? तो अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ बीच में ये आएगा, यहाँ एक डायोड और आएगा, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस। तो ये Vm मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है मुझे, और अगर मैं इस लोड रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लोड नहीं है अगर कंसीडर, तो जो डीसी वोल्टेज आएगी, जैसे हम लोड करंट या आईडीसी या वीडीसी कैलकुलेट कर रहे थे, तो वीडीसी जो मैंने कैलकुलेट किया दैट इज सिंपली 2Vm अपॉन पाई। तो Vm ये मैक्सिमम वोल्टेज सेकेंडरी के अक्रॉस जो है, और जो हमने एक डेरिवेशन किया था अभी पहले उसके थ्रू आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ, RL अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो उस केस में इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो कर रहा है मींस IDC इंटू RL, ये मेरी वोल्टेज हो जाएगी VDC। क्लियर? तो यहां पे आप IDC की वैल्यू पुट करेंगे और उसको लोड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए VDC फॉर नो लोड एंड VDC फॉर फुल लोड। तो फुल लोड का मतलब होता है कि आपको लोड रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है। तो फॉर नो लोड वैल्यू आ रही है आपकी 27 वोल्ट एंड फॉर फुल लोड वैल्यू आ रही है आपकी 26.74 वोल्ट। नाउ वोल्टेज रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इनटू 100। सो ये आएगा आपका 0.97%। ओके, now next is efficiency of rectification, means rectifier efficiency. So it is basically DC आउटपुट, मतलब आउटपुट पे जो DC आपको मिल रही है डिवाइड बाय इनपुट पे जो आपने AC मींस सेकेंडरी वाइंडिंग की इनपुट वैल्यू, AC इनपुट वैल्यू। ओके, सो आउटपुट पावर आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। सो दैट इज 8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाई RL प्लस RF प्लस RS। तो ये अगर हम इफिशियंसी की बात करें, तो ये फॉर्मूला था, देखिए 8 अपॉन पाई स्क्वायर। ओके, नाउ
अब यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी मैंने क्या किया, ऊपर तो RL आएगा, लोड रेजिस्टेंस आएगा, नीचे RL प्लस RF प्लस RS आना चाहिए। ओके, तो फॉर सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पे वो रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किए, बट जब प्रैक्टिकली आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप वो वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, तो इसलिए आप उनको निग्लेक्ट नहीं करेंगे और आपका फॉर्मूला बन जाएगा RL डिवाइड बाई RL प्लस RF प्लस RS, और ये वैल्यूज आपने यहाँ पुट की। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, देखिए आंसर अभी भी 80.2 आ रहा है और यहाँ पे 81.2 है, तो 1% का फर्क पड़ा। बट प्रैक्टिकली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज रखनी है। ओके, तो RL डिवाइड बाई RL प्लस RF प्लस RS हो गया, तो ये आपकी इफिशियंसी हो गई। क्लियर? नाउ ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, सो ये हमें सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए निकालना है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए अभी हमने जब पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो वो था आपका डीसी पावर टू लोड डिवाइड बाय एसी पावर रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये कांस्टेंट टर्म था एक, तो इट इज बेसिकली यू कैन से डीसी की अगर हम बात करें तो ये डीसी पावर इज या okay, so DC power is this one, IDC square into RL, so it is equal to 0.715 watt। तो ये DC पावर जो लोड पे डिलीवर हो रही है इट इज 0.715, और AC अगर हमें पावर निकालनी तो इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ VRMS इंटू IRMS। तो VRMS कितना था, 30 वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, जो ये लिखा हुआ है। IRMS की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी and that is IM 42 divided by root 2, so that is 42 divided by root 2, so 30 into 42 divided by root 2 is equal to 0.89 watt। so TUF कैलकुलेट करने के लिए DC पावर डिवाइडेड by AC इनपुट, so 0.715 divided by 0.89 and it is equal to 0.802। क्लियर? ओके, सो यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट किया, इफिशियंसी कैलकुलेट की, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट किया, देन डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, आईआरएमएस वोल्टेज, आईआरएमएस करंट, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके देखी। सो आई होप आपको फुल वेव रेक्टिफायर की थ्योरी, उसके सर्किट्स, उसके पैरामीटर्स की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होती हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स जरूरी हैं हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद करना, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। आई होप हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये कंप्लीट टॉपिक्स आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो फिल्टर है। यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो मींस जो मैंने आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिखाया था, इसमें ट्रांसफार्मर के बाद रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद फिल्टर, फिल्टर के बाद रेगुलेटर जो लगे हुए थे, उसमें रेक्टिफायर तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था या जो ब्लॉक था, वो हमने पूरा कवर कर लिया है। तो ये 4 और 5 लेक्चर्स में रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर्स जो हमने कंप्लीट किए वो आपकी समझ में आ जाने चाहिए, ताकि आप पावर सप्लाई जब भी बनाओ या पावर सप्लाई जब यूज करो या कोई भी रेक्टिफिकेशन सर्किट यूज करो तो आपको समझ में आए कि वो कैसे काम कर रहा है। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिल्टर्स स्टार्ट करेंगे, पैसिव फिल्टर बेसिकली, सी फिल्टर, एल फिल्टर एंड कैपेसिटिव इंडक्टिव फिल्टर्स। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।